प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप लोगों की डिमांड पर ही हिंदी की कक्षाएं आरंभ की गई हैं और हिंदी के अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहला जो चैप्टर है वो लिया है वर्णमाला। और वर्णमाला के पार्ट 1 में मैंने आपको स्वरों की जानकारी दी थी। अब आज पार्ट 2 में मैं आपको व्यंजनों की जानकारी दे रहा हूँ। ये स्वर और व्यंजन अर्थात वर्णमाला पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आप आगे के आने वाले चैप्टरों को भली भांति समझ पाएंगे। कुछ चैप्टर वर्णमाला पर ही निर्भर होते हैं। वर्णमाला के सुचारू रूप से अध्ययन करने से हमारी जो लेखन शैली है, लेखन में जो अशुद्धियाँ होती हैं, वो भी दूर हो सकती हैं। तो स्वरों के आगे जो है व्यंजनों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए व्यंजन। तो सबसे पहले तो व्यंजन कहते किसे हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में स्वरों और व्यंजनों में अंतर बताया था। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वे हैं जो नेचुरली हमारे गले से निकलते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो होने के साथ ही अ, ई, उ जैसी ध्वनियां निकालता है, बिना किसी प्रयास के बोले जाने वाले वर्ण वो स्वर हैं। जबकि व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में छोटे आ का की ध्वनि जो है वो जुड़ी होती है। छोटे आ की ध्वनि जुड़ी होती है। विशुद्ध रूप से स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। विशुद्ध रूप से उच्चारण भले ही न किया जा सके, परंतु लिखने के लिए हम व्यंजन में हलंत लगा करके उसे लिख सकते हैं। और व्यंजन में हलंत लगा करके लिखने का तात्पर्य होगा कि उसमें स्वर शामिल नहीं है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था। तो व्यंजनों की हिंदी में कुल संख्या जो है बताई गई है 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग हैं, एक स्पर्शी व्यंजन, दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन, अब तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। स्पर्शी व्यंजन इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन हैं जो हमारे गले, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ इनकी सहायता से बोले जाते हैं। इन्हें स्पर्श करके बोले जाते हैं, इसलिए ये स्पर्शी व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है। वर्ग का पहला अक्षर उस वर्ग का प्रतिनिधि वर्ण होता है और इन क, च, ट, त और प इन 5 व्यंजनों को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। उदित व्यंजन क्योंकि इससे ही ये 5 वर्ण जनरेट होते हैं। तो इनकी संख्या 25 है। सबसे पहले बात करें क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ड आता है। इनका उच्चारण गले से हो रहा है, इसलिए इन्हें कंठव्य कहा गया है, कंठ से निकल रहे हैं। चा के अंतर्गत चा वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, य। इनका उच्चारण तालु की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें तालव्य कहा जाता है। तालु क्या है? तालु, जब आप चा का उच्चारण करते हैं तो जीभ, आप देखें चा, तो जीभ जहां हमारे मुख में ऊपर की ओर स्पर्श करती है तो उसे हम तालु कहते हैं। और ये सभी वर्ण तालु की सहायता से बोले जा रहे हैं, तालव्य हैं। इसके बाद आता है टा वर्ग। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ये ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। मूर्धा क्या है? मूर्धा, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऐसी लपेट के हम जहां ठोकर मारते हैं टा ठा, तो जहां ठोकर मारते हैं वो स्थान ही मूर्धा कहलाती है, जो तालु का अग्रभाग होता है, तो उसे मूर्धा कहते हैं। ये वर्ण कठोर वर्ण भी कहलाते हैं। इन वर्णों का प्रयोग वीर रस की कविताओं में किया जाता है। तो ट, ठ, ड, ढ। उसके बाद में चौथे वर्ग में आते हैं
ता वर्ग के। तो ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना, ये दंत श्रेणी के हैं वर्ण हैं, अर्थात इनके उच्चारण में हम दांतों की सहायता लेते हैं। दांत जैसे त, थ, तो हमारी जीभ की आगे की नोक दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंत श्रेणी में रखा गया है। और अंतिम वर्ग है पा वर्ग। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आते हैं, और ये वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हम ओंठों का प्रयोग करते हैं। अब तक आपने देखा कि ओंठों का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, इसमें ओंठों का इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर का होंठ नीचे का होंठ दोनों को चिपका करके ही आप जो है औष्ठ वर्ण का उच्चारण करते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पावर्ग के जो वर्ण हैं उनके बनने वाले शब्दों का ही उच्चारण करना सबसे पहले सीखते हैं, जैसे पापा, मम्मा, बाबा जैसे शब्द। तो आपने देखा कि ये कितने वैज्ञानिक तरीके से इनको हमारी हिंदी की वर्णमाला में जमा रखा गया है। हिंदी की जो वर्णमाला है ये दुनिया की उन लिपियों में से है जिन्हें बड़े तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करके लिखा गया है। उसके बाद अब दूसरी श्रेणी आती है अंतस्थ व्यंजनों की, जिनकी संख्या है 4। अंतस्थ व्यंजन में आप यहाँ अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण रखे गए हैं। इन्हें अलग रखने का कारण क्या है आप देखें। ये जीभ, तालु, दांत और ओंठ इनकी सहायता से बोले जाते हैं। अब इन अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है आप देखिए, क्योंकि जब आप या का उच्चारण करते हैं तो इसमें ई का उच्चारण पहले करते हैं, ई या। इसी तरह रा का उच्चारण करते हैं तो ऋषि का उच्चारण साथ में करते हैं, रा। इसी तरह ला का उच्चारण करते हैं तो इसमें रा की ध्वनि नियत होती है, और जब वा का उच्चारण करते हैं तो ऊ की ध्वनि वा, तो ऊ की ध्वनि इसमें समाहित होती है। तो ये है सारे स्वर। अब जीभ, तालु, दांत और ओंठ इनकी सहायता से हो रहा है, लेकिन पूर्ण स्पर्श इन चीजों का नहीं किया जा रहा है, इसमें स्वर समाहित हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 है। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म मतलब गर्म मतलब हॉट। अब ये ऊष्म गर्म क्यों है उसका कारण सुनिए। जीभ और तालु इन दोनों का घर्षण हो, और घर्षण से उत्पन्न जो ऊष्म वायु होती है उस वायु की सहायता से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं शा, सा, सा और हा। हा को प्राण माना गया है। हा के उच्चारण में पेट अंदर और चेस्ट बाहर आता है, तब हा का उच्चारण होता है। इसे भी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद में 4 अन्य वर्णों का इस्तेमाल भी किया जाता है, वो हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। एक है छा, दूसरा है त्रा, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छात्रा, ज्ञा और श्रा। तो छात्रा, ज्ञा, श्रा ये कैसे बनते हैं उनको आप देख लें। देखिए छा बनता है का और सा मिला के बनता है छा। ध्यान दीजिएगा। छात्र, त्रा बनता है ता आधा और रा, त्रा। फिर ज्ञा बनता है जा, धन, इया, और श्रा बनता है शा, शक्कर का प्लस रा। तो आपने देखा ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं, और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रा, ज्ञान, श्रा में से किनको क्या मिला के बनती। हम इस सा को ध्यान रखें कि का के साथ ये सा मिला है, श्रा में ये सा शक्कर का याद रखें, ज्ञा में जा और या, और त्रा में ता और रा मिला करके ये संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। इन्हें आगत व्यंजन भी कहा जाता है। ये छात्रा, ज्ञा, श्रा ये 4 आपके संयुक्त स्वर हो गए। अब व्यंजनों में 2 प्रकार से इसका विभाजन पुनः किया गया है। आप देखिएगा, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण।
क्या है ये प्राण? प्राण से जुड़ा हुआ ही है प्राणवायु। प्राणवायु अर्थात जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम प्राणवायु की सहायता से करते हैं। बिना प्राणवायु के हम बोल नहीं सकते। तो किसी वर्ण के उच्चारण में अधिक प्राणवायु निकलती है और किसी वर्ण के उच्चारण में कम। जिसमें ज्यादा निकले वो महाप्राण और जिसमें कम निकले वह अल्पप्राण। तो महाप्राण वाले जो व्यंजन हैं उनमें हमें ज्यादा श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उनको कैटेगराइज कैसे किया गया आप देखें। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। साथ ही यार अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत रखे गए हैं, अर्थात इनको बोलने में आसानी होगी, कम प्राणवायु निकालनी होगी। जबकि दूसरा और चौथा और ऊष्म वर्ण, मतलब तीनों टाइप के सा और हा, इनको बोलने में हमें अधिक श्रम करना होगा। ये महाप्राण श्रेणी में रखे गए हैं। आप स्वयं इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। का की तुलना में खा बोलने में हमें ज्यादा प्रेशर देना होता है, जैसे का, खा, ग, घा, ऐसे। तो आप इसका उच्चारण करके देखें। इसके बाद दूसरी एक और श्रेणी है घोष और अघोष की। घोष और अघोष क्या है? तो घोष वह है जिसमें नाद हो। घोष वो है जिसमें वाइब्रेशन हो। अर्थात जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले के जो वोकल कार्ड होते हैं उनमें वाइब्रेशन होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वाइब्रेशन हो उन वर्णों को घोष कहेंगे और जिनमें ना हो उन्हें अघोष कहेंगे। घोष, घोष जैसे आप घंटी बजाते हैं, टन देर तक बजती है, ये नाद है, ये घोष है। और अगर आप किसी ठोस वस्तु पर मारते हैं तो आवाज वहीं रुक जाती है, ये अघोष है। तो घोष वर्णों के अंतर्गत ज्यादा वर्ण है, तीसरा, चौथा और पांचवा, 3, 4 और 5, ये तीनों कैटेगरी ये पूरी ये आती है घोष वर्ण में। सारे स्वर वर्ण घोष वर्ण में है। या, रा, ला, वा, हा, ये भी घोष वर्ण में। तो अघोष में बहुत कम है, 1, 2 और ऊष्म व्यंजन है। और हा को छोड़कर ऊष्म व्यंजन है, हा यहां आ गया है। तो इस तरह से घोष और अघोष भी आपने समझ लिया। तो आपने व्यंजनों के अंतर्गत आपको इतना ही याद रखना है। मुझे पूर्ण आशा है कि एग्जाम में पूछे जाने वाले स्वर और व्यंजन संबंधी जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपने अगर मेरा वीडियो अच्छे से देखा है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसके आगे वर्णमाला में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको जब आप हमारे ये जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं तो इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको हिंदी भली भांति समझ में भी आएगी, हिंदी इंटरेस्टिंग होगी। हम नेक्स्ट वीडियो से आपको ये भी बताएंगे कि हिंदी पर आप कमांड कैसे करें, हिंदी को आप और बेहतर कैसे बनाएं। आपके बोलने चालने में भी एक स्तर आएगा। तो यदि आपको हमारी ये पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारा उत्साह का वर्धन करें। तो अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।